हेलो एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक एंड वेलकम टू ऑब्जर्व फिजिक्स। क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th के लिए, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम देखने वाले हैं क्या होता है ग्रेविटेशन, और लॉ क्या होते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम केपलर्स लॉ को देखेंगे अच्छे से कि केपलर्स लॉ क्या होता है, और जब भी कोई मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें किस तरह के फोर्स लगते हैं और क्या एक्सेलरेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सो आवर टॉपिक इज ग्रेविटेशन। देखिए, आपने सुना होगा ग्रेविटेशन को, कि ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था। जब ये एप्पल उनके ऊपर गिरा तभी उन्होंने ग्रेविटेशन का निर्माण किया। एक्चुअली क्या किया, डिस्कवरी की कि ग्रेविटेशन भी होता है, कोई चीज़ है, अर्थ ग्रेविटी से खींचती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। दैट्स फाइन। लेकिन न्यूटन्स के पहले कौन थे? केपलर्स थे। न्यूटन्स ने तो ग्रेविटेशन का एक इक्वेशन दिया है कि अगर अच्छा खींचती तो है, अट्रैक्ट तो करती है, बट वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। ठीक है, किस, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। लेकिन वो इन्होंने किसकी मदद ली? इन्होंने ली मदद अपने एक भाई साहब थे, क्या नाम था उनका? केपलर्स। इन्होंने केपलर्स की मदद ली। केपलर्स की मदद ली। केपलर्स की मदद लेते हुए इन्होंने डिफाइन किया कि फोर्स क्या होता है, सॉरी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन केपलर्स ने क्या बताया था? केपलर्स ने मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में बताया। देखिए, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया था इन्होंने। मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया। उन्होंने अपने तीन लॉ बताए। तीनों लॉ में प्लैनेट्स कैसे मोशन करती है, किस पाथ को वो किस पाथ में वो घूमती है। ठीक है, और उसमें क्या क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड और मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ऐसा उन्होंने बताया था। बट मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को इसके पहले, केपलर्स के भी पहले थे हमारे इंडियन स्कॉलर और इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था आर्य भाटिया। आर्य भाटिया। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा होता है, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द मून। उन्होंने बताया था क्या पाथ फॉलो करता है आर्य भाटिया ने। तो सबसे पहले कहां से हुआ, सोर्स क्या था? इंडियन साइंटिस्ट से सोर्स हुआ आर्यभट्ट, फिर आर्यभट्ट से केपलर्स, फिर केपलर्स के बाद आए न्यूटन। ठीक है, तो मालूम चल गया ना कौन मेन है? आर्यभट्ट, इंडिया, अपने इंडियन स्कॉलर। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया था। इन्होंने आर्यभट्ट में पहले इंडियन स्कॉलर गुरुत्वाकर्षण का नाम लेते थे, जब ये न्यूटन बाबा नहीं थे तभी। उन्होंने बोलते थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया था पहले ही, बहुत पहले ही बोल दिया था। बट वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या होता है उनका रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं बताया था इन्होंने। ठीक है, तो फिर वो सारी सारी चीजें क्लियर किया किसने? साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन ने। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए, तो ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले आपके मन में दो तीन क्वेश्चन आने चाहिए। आते भी थे उनके मन में भी आए थे, तभी उन्होंने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी कर दी। इनमें बताया, अच्छा, एक नया इक्वेशन का निर्माण कर दिया। तो एक्चुअली डिस्कवरी नहीं, तो इन्होंने क्या, जब ये पेड़ के नीचे बैठे तो एप्पल नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, बैठे थे, एप्पल कैसा गया? नीचे की तरफ गया। अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया। तो ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन्होंने किसी और चीज को, पत्थर को नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, तो भी अर्थ अट्रैक्ट कर लेती, अपनी नीचे की तरफ गिरा लेती। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि सॉरी, अर्थ जो है एक अट्रैक्टिव, एक ऑब्जेक्ट हर अपने तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अपने आने वाली हर ऑब्जेक्ट्स को, अपनी तरफ आने वाली हर ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि
उन्होंने बोला कि अर्थ ही नहीं, हर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा तो ठीक था। चलिए, अर्थ था, अर्थ अट्रैक्शन के कारण एप्पल नीचे गिर गया, तो एप्पल भी तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, तो एप्पल ने अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लिया? ये भी तो बात है। जब ये दो ऑब्जेक्ट्स, मास मान लो m1 है, मास इसका m2 है, ये मान लो क्या है, एप्पल है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है। फाइन, जस्ट सेक, फाइन, ये एप्पल है, अर्थ है, और एप्पल क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो एप्पल भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींच सकता था, क्यों ना अर्थ जमीन ऊपर खिसक के चला गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या, F इक्वल्स टू एम ए, इक्वल्स टू एफ बाई एम। मास ऑफ द एप्पल एज कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ इज सो स्मॉल, बहुत छोटा है, मतलब नेग्लेजिबल है, ठीक है। जब मास नेग्लेजिबल है एप्पल का मास नेग्लेजिबल है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा। जब m की वैल्यू ये बहुत कम है तो एप्पल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जब मास बहुत कम है तो एप्पल बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ के एक्सेलरेशन की बात करूं, तो फोर्स तो एफ लग रहा होगा उन दोनों के बीच में एक फोर्स, और ये मास ऑफ द अर्थ है। अब देखो मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ द एप्पल। तो ये क्या करेगा, यानी कि ये एम ई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ कितना होगा, जीरो, लगभग जीरो, ठीक है। तो एज कंपेयर टू एप्पल, तो क्या करेगा, कौन एक्सेलरेट करेगा, फिर एप्पल एक्सेलरेट कर जाएगा नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है जी। फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इज अर्थ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स इज अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। चलो ये मालूम चल गया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन इज द, दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये होता है ग्रेविटेशन, यानी कि इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अभी देखो, क्या ये भी ग्रेविटेशन है? ये देखो, आपने एक रस्सी लिया, रस्सी में पत्थर बांधा, पत्थर को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जैसे ही यहां पे पत्थर घुमाओगे क्या होगा, पत्थर इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देगा। अगर आप पत्थर को ऐसे बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे स्टोन है, तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। अगर आपने पत्थर को यहाँ पे छोड़ दिया तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। अगर आपने पत्थर को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे आया, छोड़ दिया ऐसे हाथ से, इधर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे छोड़ दिया तो इधर, यानी जैसे आपने जैसे एक सपोर्ट दिया था पत्थर स्ट्रिंग को, जैसे हाथ ने उंगली से पकड़ा हुआ था, जैसे ही आपने छोड़ा तो वो बिल्कुल अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा उधर, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने उसको एक फोर्स से घुमा रहे थे, और वो फोर्स कौन था, वो फोर्स कौन सा था, वो जो आप घुमा रहे थे जिस फोर्स से, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था उसको पत्थर को सर्कुलर मोशन कराने में, ठीक है। जैसे ही आपने जैसे आपने फोर्स हटा लिया तो सर्कुलर मोशन बंद हो गया, बिल्कुल लीनियर पाथ को फॉलो करने लगा, ये बिल्कुल ये लीनियर पाथ चला गया, ठीक है। तो मतलब कि आपने एक फोर्स लगाया, मतलब आप ये स्ट्रिंग पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ये पत्थर, ये जो स्टोन है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा था। सेम केस, अच्छा ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, जैसे ही आपने फोर्स हटाया बिल्कुल इधर की तरफ चला गया, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन पता है कितना होता है, अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसका एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और अगर मास m है स्टोन का, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एम ए, दैट इज m v स्क्वायर बाई आर। r इज व्हाट, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जिस
सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उस सर्कल उसका रेडियस, ठीक है, उस सर्कल का रेडियस r हो गया। और v क्या है, उसकी वेलोसिटी, उसकी कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप ध्यान देना इस बात को, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो कभी इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन है, 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 तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इसमें कितने पॉइंट्स है सर्कुलर मोशन में, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइटली इसका डायमेंशन सॉरी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड v है, तो इस स्पीड से ये घूम रहा है v स्पीड से, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस पत्थर पे जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, f, दैट इज mv²/r। जैसे ही मैं f को 0 कर दूंगा, ये पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, वो अपना टेंजेंशियल पाथ को कवर कर लेगा। अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे छोड़ा होता तो इधर चला जाता, इस पॉइंट पे छोड़ा होता तो इधर चला जाता, ठीक है। इन सिमिलर मैनर आपने देखा होगा यहां होता है ग्रेविटेशन। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, F = mv²/r, तभी वो सर्कुलर मोशन में घूम पाएगा। अदरवाइज अगर ये फोर्स हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को कवर कर जाएगा। यहां सेम चीज देखो, ये जो ये तो अर्थ है आपको दिख रहा है, और ये क्या है, एक मिनट रुकेगा नहीं क्या ये, रुक जा भाई, अरे रुक जा, रुक गया। ये अर्थ है और ये क्या है, मून है। ये मून देखो रहे हो आप, ये कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इसकी ऑर्बिट क्या है, ये है। अच्छा ये इधर की तरफ क्यों नहीं आ रहा, जैसे आपने बोला, जैसे मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करना चाहिए ना, अर्थ को, अर्थ ये है तो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, मून को भी अट्रैक्ट करना चाहिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कौन सा सर्कुलर पाथ कर रहा है, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा, कोलैप्स क्यों नहीं जा रहा अर्थ के अंदर। द रीजन बिहाइंड दिस कि इस पे एक सेंट्रीपेटल, इस पे एक कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स इसको बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एफ को सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर कोई फोर्स सर्कुलर मोशन में लग रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो देखो ये मून है, ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन दोनों का अट्रैक्शन एक टाइम के बाद जाके एक कांस्टेंट हो गया, मतलब ना तो ये अब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना तो ये, मतलब इनका एक फिक्स्ड फोर्स, मान लो कौन सबसे ज्यादा फोर्स होगा, फोर्स तो इन दोनों के बीच में एक ही होगा, मान लो F, एक दूसरे से F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो F है इन दोनों का अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हो ना, दो ऑब्जेक्ट है आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, F, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, F = mv²/r। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से ये मून जो है इसका चक्कर लगा पा रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। समझ रहे हो बात को आप, ये जो मून है अर्थ का चक्कर लगा पा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाता, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो क्या होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून तो बिल्कुल कहीं और निकल गया होता, वो कोई चक्कर नहीं लगा रहा होता, कोई सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन 0 हो जाता तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता, पाथ को फॉलो कर देता, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी मोमेंट पे फोर्स को 0 कर दूं, विच इज इम्पॉसिबल, फोर्स को 0 कर दूं तो क्या होगा, ये मून इधर की तरफ चला जाएगा। मान लो अगर मून यहाँ पे है, यहाँ पे मैं फोर्स को 0 कर दूं तो मून इधर की तरफ चला जाएगा। तो फोर्स को हम तो 0 कर नहीं सकते, ये तो ऑटोमेटिक चीज है ना। दो ऑब्जेक्ट है, एक तो अर्थ हो गया, दूसरा मून हो गया, अर्थ हो गया मून हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका नाम है F बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए मून जो है कोलैप्स नहीं करता, अर्थ के ना अंदर आता है ना अर्थ के बाहर चला जाता है, ये अपने आप चुपचाप एक कांस्टेंट स्पीड से, अपने स्पीड कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता रहता है, ठीक है, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दूं तो फिर कोलैप्स हो जाएगा, मून कोलैप्स हो जाएगा, या तो अर्थ में या तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स होता है अराउंड द सन, जैसे सन है, मान लीजिए सन है, ये अर्थ ले लो,
अर्थ भी क्या करता है, सन के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है, सन के अराउंड रोटेट करता है। तो अगर मैं, अच्छा अगर मैं, रोटेट क्यों कर रहा है, द रीजन बिहाइंड दिस, ये सन है, सन का मास मान लो ms है, अर्थ का मास me है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ऐसे ये सन है, ये अर्थ है, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में फोर्स लगाएंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों कोलैप्स नहीं करते, ठीक है, कोई भी प्लैनेट सन के या फिर मून को कोलैप्स नहीं करता प्लैनेट अर्थ में, ठीक है जी। अभी देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उन्होंने बता दिया न्यूटन साहब ने, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने यही देखा बस सिंपली कि दो मास थे, एक m1 दूसरा m2, ठीक है, ये आपस में रखे हुए, यहाँ पे एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे विच इज कॉल्ड F, एक आपस में एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये होता है ग्रेविटेशन, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर न्यूटन साहब ने बोला कि ये जो अगर फोर्स लगाएंगे ना, ये इन दोनों का फोर्स को फिर उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया क्या बोला उन्होंने, ये जो फोर्स F होता है वो m1 और m2 के प्रोपोर्शनल होता है, m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 उनके प्रोपोर्शनल होता है, पहला ये बोल दिया। दूसरा ये बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो देखो ये लॉ है, लॉ का प्रूफ नहीं होता, ठीक है, लॉ का प्रूफ नहीं होता, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया होगा तो उससे वो उन्होंने निकाला फॉर्मुलेशन करके, ये दूसरा बोल दिया। फिर इन दोनों को एक कंबाइंड कर दिया, दोनों को कंबाइंड कर दोगे क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। फिर उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, फिर बोला कि F इक्वल्स टू G is the gravitational constant which is the universal law, universally constant G m1 m2 by r², ठीक है, F इक्वल्स टू G m1 m2 by r², ये उन्होंने इक्वेशन दे दिया न्यूटन ने क्या किया, F इक्वल्स टू G m1 m2 by r², उन्होंने बोला अगर दो मास आपस में रखे हुए हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो उन दोनों में एक फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड G m1 m2 by r²। m1 पता है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 पता है मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, f इज द फोर्स बिटवीन देम। अब व्हाट इज द g, g इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर न्यूटन साहब चल बसे, अब g की वैल्यू उन्होंने दी नहीं कुछ, उन्होंने बस इतना बोल दिया कि ये g कुछ, ये एक कांस्टेंट है, इसको बोल दो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोल दो, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हर जगह। तो फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैवेंडिश, जिनका नाम क्या था, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने बोला कि ये F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r² तो ठीक है, ये G की वैल्यू कौन देगा, तो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एक लैब में। तो काफी ज्यादा उन्होंने मशक्कत करने के बाद उन्होंने कैपिटल G की वैल्यू निकाली, क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट देखो कैसा निकलेगा, यूनिट यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, r² इधर भेज दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², तो ये हो गया इसके यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ये G की वैल्यू उन्होंने दे दी, G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये किसने दिया, कैवेंडिश ने। न्यूटन ने सिर्फ F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r² का इक्वेशन देके चले गए थे, ओके ठीक है जी, तो बढ़िया है। अभी देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो आपका वेट है 35 kg,
ठीक है, 35 kg आपका वेट है। और आप ये बताओ कि आपने ग्रेविटेशनल, आपने या फिर ग्रेविटी ने, दोनों का फोर्स देखो बराबर होगा, दोनों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? ये अगर m1 है, ये अगर m2 है, m1 इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है F से, तो m2 भी इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा F। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा ऑब्वियसली। तो ठीक है, ये अर्थ है मान लो, ठीक है, तो आप तो यहीं पे हो कहीं पे, ये हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हो गया मास ऑफ द अर्थ, ये हो गया आपका मास। तो आप बताओ कि आप पे कितना फोर्स लगा रहा होगा अर्थ, बता दो, सिंपल है। F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगा दो। जी m1 इज, मान लो अगर मास ऑफ द बॉय, m2 इज मास ऑफ द अर्थ, और दोनों के बीच का RE रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लो। तो F इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ द बॉय मान लो 35 kg है। मास ऑफ द अर्थ इज, कितना होता है मास ऑफ द अर्थ? 6 इंटू 10⁻24 kg, ये हो गया मास ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ इज 60, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24, और नीचे आ जाएगा कितना? 6.4 इंटू 3 इंटू कितना किलोमीटर? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर मतलब 10⁻3, इसका स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आता है? इसको सॉल्व करोगे तो 35 न्यूटन के आसपास आपका, 35 न्यूटन के पास आसपास आपका आएगा क्या? फोर्स आएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली 35 नहीं आएगा, 35 से कम आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रखो, आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रखो अपने आसपास, और वहां से आप डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हो। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो एक 50 kg का एक ऑब्जेक्ट इधर रख लिया, और एक 60 kg का ऑब्जेक्ट इधर रख लिया, और उन दोनों के बीच में फोर्स, मान लो अगर 4 मीटर की डिस्टेंस है, तो उन दोनों में फोर्स कितना होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? G, ये हो जाएगा 16। G की वैल्यू रख दो, G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा 3000, फिर 16। इसको सॉल्व कर लो, न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, और इस पे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली यूज फॉर्मूला करके, फॉर्मूला यूज करके। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है। मान लो आपकी वेट है 50 kg, दूसरे बंदे की वेट है 40 kg, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर। तो कितना फोर्स लगेगा? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर अभी तो 2 मीटर है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो आप दोनों के बीच में फोर्स मान लो F लग रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाता है। अभी क्या हो गया? F, ये हो गया केस, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। तो फोर्स कितना लगेगा? F डैश मान लो G m1 m2 बाई R इज 1 का स्क्वायर। यहाँ पे R कितना था? 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो डिवाइड कर दो, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, हमको F डैश निकालना है। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई 4
और एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2/1। पहले 2 मीटर था, अभी हाफ कम हो गया, तो ये G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। जैसे ही आपने डिस्टेंस को क्या किया, कम किया, तो फोर्स देखो कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स। डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, पहले r था, अभी r/2 कर दिया, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स डबल हो गया, फोर्स 4 गुना हो गया। फोर्स कितना हो गया, 4 गुना, 4 टाइम्स हो गया। यानी स्क्वायर में है, नीचे अगर स्क्वायर में कम होगा तो ऊपर फोर्स उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मैं 1/4 करता तो 16 टाइम्स फोर्स हो जाता। अगर मैं r की जगह में r/2 की जगह मैं r/4 कर दूं, यानी कि रेडियस को, उनका डिस्टेंस बिटवीन देम r था पहले, अभी r/4 कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा 16 टाइम्स। एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स ऑफ एफ। समझ में आ गया? तो ये है अपना कंप्लीटली ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में। अभी हम इसमें और भी देखेंगे, फ्री फॉल वगैरह सब कुछ देखेंगे, अर्थ मून सब देखेंगे इसमें, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू भी देखेंगे। बट उससे पहले केप्लर्स लॉ को देखते हैं। देखो केप्लर्स लॉ क्या था, केप्लर्स ने क्या बोला कि इन्होंने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताया, मतलब अच्छे से बताया। हालांकि आर्यभट्टिया में लिखा हुआ है ये चीज, आर्यभट्ट साहब ने बोल दिया था कि जो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स होता है उनके बारे में उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन कर दिया था, बट इन्होंने थोड़ा इलाबोरेट करके और अच्छे से इक्वेशन उक्वेशन बना के भी बताया। इन्होंने बोला कि पहला पहला देखो क्या है, द आर द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्या समझ में आया? पहले तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक शेप होता है। देखो इलिप्स कैसा होता है मैं बता देता हूँ। इलिप्स कैसा होता है, देखो ये ऐसा होता है इलिप्स, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा होता है इलिप्स, ऐसा। ऐसा होता है इलिप्स। और फिर उन्होंने क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। और इलिप्स में क्या होता है कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस, और इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पे मान लो ये F1 है, दूसरा फोकस यहाँ पे मान लो ये F2 है। इट हैज टू फोकाई, ठीक है। और उन्होंने बोला कि सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। सन को मान लो, मैं इसमें यहाँ पे मान लेता हूँ, सन को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये हो गया सन, दिख रहा है ना, ये हो गया सन, ठीक है। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो रोटेट करने वाले हैं, यहाँ पे मान लो वो किस ऑर्बिट में, किस शेप में वो रोटेट करेंगे, वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। ये इस पाथ को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपना मोशन वो कंप्लीट करते हैं, अपना ऑर्बिट वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही बोला कि जो पहला क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल शेप में होगा, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन एक फोकस पे होगा, और जो प्लैनेट होगा वो कैसे मूव करेंगे, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पहला लॉ बोल दिया उन्होंने, ठीक है जी, पहला लॉ हो गया। दूसरा क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब क्या बोला उन्होंने, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट्स, ये देखो, अगर मान लो, अगर मान लो ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो ये हो गया, सन कहाँ पे है, यहाँ पे मान लिया हमने, सन को इस बार ब्लैक से दिखा रहे हैं,
और प्लैनेट्स को किसी और कलर से। प्लैनेट्स मान लो यहाँ पे है, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये उनके बीच का डिस्टेंस। अभी मान लो प्लैनेट यहाँ था, फिर घूमते घूमते कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया मैंने किया है, मान लो अगर ये टी टाइम में यहाँ इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल, इतना ये पाथ, इतना क्या चला, इलेप्टिकल पाथ को फॉलो किया टी टाइम में मान लो, ठीक है। तो तो जब ये प्लैनेट मान लो यहाँ पे रहा होगा, किसी और पोजीशन पे ले लो, और ये टी टाइम में इसने ने यहाँ पे इतना कवर किया था, ठीक है, इतना कवर किया था। तो केप्लर्स का कहना है कि अगर ये टी टाइम में जितना डिस्टेंस, जितना एरिया इसने यहाँ कवर किया, सेम टी टाइम में उतना डिस्टेंस, उतना एरिया इसने यहाँ कवर किया। इट स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल आप कहीं पे भी ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, या यहाँ से यहाँ ले लो, या यहाँ से यहाँ ले लो, या यहाँ से यहाँ ले लो, जो उस सेम टाइम में जो एरिया स्वीप करेगा वो इक्वल अमाउंट के होंगे। समझ में आ गया क्या? मतलब कि अगर मान लो ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ इतना एरिया इसने स्वीप किया, तो ये टी टाइम में यहाँ से अगर अगर मैं टी टाइम की बात करूँ, तो सेम टी टाइम में यहाँ से यहाँ जाने में उसने सेम इक्वल एरिया उसने स्वीप करेगा। कहीं पे भी ले लो आप यहाँ ही नहीं, आप कहीं पे भी ले लो। जैसे मैं अगर मान लो इस पोजीशन पे लेता हूँ, मान लो ये सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे है, इसने ये ले लो, ये प्लैनेट हो गया, ये प्लैनेट जब यहाँ से यहाँ टी टाइम में आया होगा, उसने कुछ ये एरिया कवर किया होगा, A1 मान लो, ठीक है, और फिर यहाँ ले लो, ये ले लो, फिर ये टी टाइम में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ कवर किया होगा, कितना मान लो, A2 मान लो, इस एरिया को A2 मान लो। टी टाइम में, सेम टाइम में ना, वो टाइम कहीं पे भी, वो टाइम सेम होना चाहिए, सेम टाइम में, पोजीशन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये जो A1 और A2 है, जो A1 और A2 का जो रिलेशन है वो दोनों बराबर है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं केपलर साहब, समझे? ऐसा बोलना चाह रहे हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? थर्ड देखो क्या बोला उन्होंने, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। क्या बोला उन्होंने कि, देखो उन्होंने क्या बोला कि जो मीन डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस समझे? नहीं समझे? समझा रहा हूँ, चिंता नहीं। देखो मान लो सन यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया सन, और ये हो गया प्लैनेट्स। मीन डिस्टेंस यही होगा मान लो, उन दोनों के बीच का मीन डिस्टेंस आर, ठीक है, आर। एक्चुअली देखो ये आर चेंज हो रहा है, उन्होंने मीन डिस्टेंस क्यों लिया आर? आर की वैल्यू यहाँ पे देखो ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ R1 की बात करूँ, ये R1 बड़ा है आर से, यहाँ पे थोड़ा कम होगी, ठीक है, यहाँ पे और ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, कम होगी, कम होगी, चेंज होता है। मतलब आर की वैल्यू हमेशा वेरिएबल है, ये आर वेरिएबल है, आर इज वेरिएबल। इलिप्स में ये सर्कल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं है। सर्कल में क्या होता है, ये बिल्कुल आर हर जगह सेम होता है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू हर जगह, इसका जो रेडियस है हर जगह चेंज हो रहा है। आर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब हर जगह चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला मीन वैल्यू ऑफ आर, मीन वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अगर इन्होंने यहां से मान लो स्टार्ट किया, यहां से लिया और एक कंप्लीट एक ऑर्बिट कर लिया, कितने टाइम में? एक कंप्लीट ऑर्बिट टी पीरियड में, मान लो उसका पीरियड टी है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, कितने टाइम में? टी टाइम में पहुंच गया, कैपिटल टी। और उनका जो मीन आर होगा, क्योंकि आर तो चेंज हो रहा है, तो उनका मीन आर होगा, मान ले मीन वैल्यू ऑफ आर कितना होगा, मान लो आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू कितनी होगी स्मॉल आर की? कैपिटल आर।
समझ, इस बात को समझ रहे हो ना? कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज द मीन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज वेरिएबल, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है भाई प्लैनेट्स का, तो आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है क्योंकि ये इलिप्स है। तो ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, मीन वैल्यू ऑफ आर, मीन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जो टी के स्क्वायर में इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या बोला उन्होंने? ये जो आर है ना, ये आर का क्यूब कर दो और टाइम का स्क्वायर कर दो, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सो हियर इट इज अ डेफिनेशन, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट, cube of mean distance of a planet r cube is from the sun is proportional to the square of its orbital period, proportional to the square of its orbital period। ये हो गया t square proportional to r cube। ठीक है, t square proportional to r cube। तो अभी देखो ये हो गया। अभी मैं कहूं कि फोर्स कितना लगेगा प्लैनेट्स पे, फोर्स कितना लग रहा होगा, सन कितना फोर्स लगा रहा हो जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है, कितना था? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई, ये देखो ये क्लोज टू सर्कुलर मोशन है, ये एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन नहीं है, इट इज क्लोज टू सर्कुलर मोशन, तो हम फोर्स बोल सकते हैं F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ है, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, नॉट एग्जैक्टली इलिप्टिकल, थोड़ा सर्कुलर है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे हल्का सा चिपटा हुआ है, ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा उस पर? फिर भी mv स्क्वायर बाई आर। तो अभी देखो इसने बोला कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं ये कंप्लीट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या बोलोगे? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है? v, कांस्टेंट स्पीड से v। तो अगर मैं इसको, ये हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई v, तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m v स्क्वायर, v की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर बाई टी, v की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 पाई आर बाई टी, यहाँ से 2 पाई आर बाई टी, तो मैं v की जगह लिख दूंगा 2 पाई आर बाई टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बाई आर, और f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? f इक्वल्स टू m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो पता है यहाँ पे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, तो क्या हो जाएगा? m 4 पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो मैं इसको आर क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? m 4 पाई स्क्वायर, r से r नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, केप्लर्स लॉ से भी प्रूव हो गया कि जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो केप्लर्स लॉ, ये केप्लर्स लॉ से ही आया है, तो केप्लर्स लॉ को यूज करते हुए न्यूटन ने अपना इक्वेशन बनाया था, F इक्वल्स टू G(m1m2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो एक्चुअली श्रेय किसको जाना चाहिए? तीनों को एक्चुअली जाना चाहिए, मैं तो तीनों को बोलूंगा, आर्यभट्ट को भी जाना चाहिए, केप्लर्स को भी जाना चाहिए, और न्यूटन को भी जाना चाहिए। तीनों का ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, ये किसी एक के बस की बात भी नहीं है। और लास्ट में फिर देखो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद कौन था? केप्लर था। आर्यभट्ट के बाद केप्लर, केप्लर के बाद न्यूटन, न्यूटन के बाद कैवेंडिश जिसने इक्वेशन दिया। अगर इक्वेशन नहीं देता तो फिर कैसे काम होता भाई? कैवेंडिश। ठीक है, तो इन चारों साइंटिस्ट ने मिलकर जो बनाया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और तो ये रहा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आज का सेशन। इसमें हमने क्या क्या देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और
ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन और केप्लर्स लॉ, हमने ये 3 चीजें देखी और इसका हमने फील मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा। सो पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।